हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल हमने बिहार स्पेशल जीके पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताया था। आज उसे कंटिन्यू करते हुए आज इसका दूसरा टॉपिक पार्ट 2, इसका हम पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ऑप्शन 1 है 430 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 345 किलोमीटर, ऑप्शन सी 483 किलोमीटर, ऑप्शन डी 260 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 345 किलोमीटर। और एक पॉइंट की बात, वही बात करें हम पूरब से पश्चिम की इसका लंबाई की बात करें तो इसकी पूरब से पश्चिम की इसकी लंबाई है 483 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, बिहार राज्य की सीमा से कितने राज्य सटे हैं? तो दोस्तों बिहार राज्य की सीमा से 3 राज्य सटे हैं। ठीक है, कितने राज्य सटे हैं? 3 राज्य सटे हैं। वो राज्य कौन कौन है? एक हो गया उत्तर प्रदेश, दो हो गया झारखंड, 3 हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, ये 3 राज्य हैं जो कि बिहार से सटे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगता है? इसका पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है भूटान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है नेपाल। तो दोस्तों बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो हमारा नेपाल से लगता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वही दोस्तों बता दें कि बिहार राज्य नेपाल के साथ बिहार जो है नेपाल के साथ 601 किलोमीटर की उत्तरी सीमा 601 किलोमीटर की उत्तरी सीमा साझा करती है। ठीक है दोस्तों, वही बताते भारत ओवरऑल इंडिया की अगर बात करें तो भारत जो है नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या करती है? साझा करती है। ठीक है दोस्तों, तो बिहार कितना साझा करती है? 601 किलोमीटर, और भारत कितना साझा करता है? 1751 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न में आ जाए दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 राजगिरी, 2 कुंडग्राम, 3 पाटलिपुत्र, 4 राजगीर। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम में हुआ था। अब इसके बारे में बात करते हैं कुछ पॉइंट। महावीर स्वामी का जन्म महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम जो कि वैशाली में है। कुंडग्राम कहाँ है दोस्तों? वैशाली में है। वहाँ के राजा कौन थे? सिद्धार्थ और लिच्छवी की राजकुमारी त्रिशला के यहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों मगध की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन ए कुंडग्राम,
ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों राजगिरी। मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगिरी थी। कुंडग्राम तो था महावीर स्वामी का जन्म स्थल। महावीर स्वामी का जन्म स्थल। ठीक है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है बिहार में गंगा नदी की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई है इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका ऑप्शन है ए नंबर 445 किलोमीटर, बी 345 किलोमीटर, सी 545 किलोमीटर, डी 320 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है वो 445 किलोमीटर है। वही इसकी कुल भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई बोली जाए तो भारत में गंगा नदी की लंबाई बोला जाए तो 25 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक इसमें से कौन थे। ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त, पुष्यगुप्त, कुमारगुप्त या हर्षवर्धन। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त। अगला प्रश्न पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों नंद वंश के पश्चात मगध पर किसका शासन स्थापित हुआ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है मौर्य वंश, शुंग, गुप्त या चंपा। तो दोस्तों नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। 9वां नंबर प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बोधगया में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुई थी, बोधगया में हुई थी। अब गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ बात। इनका जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेपाल के लुम्बिनी में हुई थी। नेपाल के लुम्बिनी में हुई थी। कब हुई थी तो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और वो उनकी ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी 528 ईसा पूर्व। इनके ज्ञान की प्राप्ति 528 ईसा पूर्व में हुई थी एक वृक्ष के नीचे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आइए क्वेश्चन नंबर 10। कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है राम बख्श सिंह, बी है उदवंत सिंह, सी साहबजादा सिंह, डी उमराव सिंह। तो दोस्तों कुंवर सिंह के पिता का नाम था साहबजादा सिंह। कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था, साहबजादा सिंह। इनका जन्म हुआ था 1782 में, जन्म हुआ था 1782 में। ठीक है दोस्तों, इनके माता का नाम था पंचरत्न कुंवर, पंचरत्न कुंवर। आप लोग समझिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है। तो दोस्तों बिहार का अद्वितीय त्योहार छठ पूजा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए गरबा, बी झाली, सी जाट जाटिन, डी कर्मा। तो ऑप्शन
तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो इसका बिहार का लोक नृत्य हो जाएगा जाट जाटिन। ठीक है दोस्तों, जाट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह मिथिला का, बिहार के मिथिला का यह लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें दो नाचने की एक टोली होती है, एक टोली हो जाता है, एक टोली ये और दूसरा टोली ये, दो नाचने की एक टोली होती है जो नाच गान करती है, नोक झोंक करती है, मान मनोवल भी करती है। मान मनोवल होता है ना कि कोई रूठ जाता है तो उसे मनाने की कला, मान मनोवल करके, और सुखी दाम्पत्य मतलब उसके जीवन में आगे जो भी वैवाहिक जीवन हो या उसके जो भी दाम्पत्य जीवन हो उसको सुखी से रहने का कामना भी करती है। ठीक है दोस्तों, यही है जाट जाटिन का नृत्य का मकसद। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, वो कब हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, तो उस अधिवेशन में उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछा गया दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास जी। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों बंगाल के मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो गोलघर का निर्माण जो है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में इसके समय में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। इसकी शुरुआत गोलघर के बनने की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो गोलघर के बनने की शुरुआत जो है 1784। ठीक है दोस्तों, 20 जनवरी 1784 को हुई थी, स्टार्ट हुई थी 1784 को। और ये कब तैयार हो गया था? 20 जुलाई 1786 में। ठीक है दोस्तों, ये क्यों बनाया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए, अंग्रेजों द्वारा अनाज के भंडारण के लिए इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? क्वेश्चन नंबर 17 का है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? तो मुगलों के पतन के बाद बिहार जो है बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला में था दोस्तों। कहाँ था? तक्षशिला में। ये दुनिया में आज भी, अभी के भी टाइम में दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इसको माना जाता है अभी के टाइम में भी। अगला प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो 15 अभिकरणों में विभाजित है। कितने अभिकरणों में विभाजित है दोस्तों? 15 अभिकरणों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 20 नंबर, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो सब आप लोग को ये पता होगा दोस्तों, पढ़े होंगे। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन क्या कहा जाता है? तो गुप्त वंश के समुद्रगुप्त को, किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है दोस्तों पता है? क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में कई राज्यों को अपनी विशाल सेना की मदद से अपने वश में युद्ध जीत कर लिया था। इन्हीं कारणों से इन्हें एवी स्मिथ ने, कौन ने? एवी स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। अगला क्वेश्चन, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख दोस्तों आप लोग को ही पता होगा। उसमें अशोक का जो ब्राह्मी अभिलेख है उस अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो दोस्तों इसमें ब्राह्मी अभिलेख को सबसे पहले प्रिंसेप ने पढ़ा था।
किसने पढ़ा था दोस्तों? प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न, बिहार में भांगर मिट्टी कहाँ मिलती है, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो बिहार में भांगर मिट्टी जो है, हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सो देखे थे दोस्तों? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, या फिर पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में, या फिर गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में, या फिर गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में ये मिट्टी क्या होती है? मिलती है। इसकी खास क्या होती है? भांगर मिट्टी। भांगर मिट्टी चूना रहित होती है। चूना रहित होती है, ठीक है दोस्तों, और ये क्षार रहित भी होती है, ठीक है दोस्तों। इसका रंग जो होता है, रंग ये गाढ़ा होता है। क्या होता है दोस्तों? गाढ़ा होता है, ठीक है। इसमें उर्वरक शक्ति, मतलब कोई भी फसल इसमें उपजाने में इसका उर्वरक शक्ति क्या होता है? काफ़ी पाया जाता है इसमें उर्वरक शक्ति, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? दोस्तों बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल जो है वो हमारा सोन नदी पे बना है। कौन सी नदी पे बना है? सोन नदी पे बना है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? मतलब कि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में कुल जितना भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र में वन का, जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हो, तो इसके वन का जो एरिया है सबसे ज़्यादा कितना परसेंट है इसमें? तो इसमें है दोस्तों 7%। कितना परसेंट है दोस्तों? 7% है, ठीक है दोस्तों। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न जितना भी हमें बताया गया दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों, या फिर संभावना है आगामी एग्जाम में जो भी महत्व, जैसे अभी आप लोग के सामने बीएसएससी का एग्जाम है, बिहार पुलिस है, या फिर बिहार रिलेटेड जितना भी एग्जाम है उस एग्जाम में जरूर इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। आप लोग नित्य परिश्रम करते रहिए दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आना ही है। तो दोस्तों बिहार, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का आखिरी प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधन का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? ठीक है, कितना परसेंट इस पे क्या किया जाता है? व्यय किया जाता है, मतलब खर्च किया जाता है। तो दोस्तों बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर कितना परसेंट खर्च किया जाता है दोस्तों? तो 46% इस पे क्या करते हैं? खर्च करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला जो है पार्ट 3, जो कि अभी मेरा टॉपिक ये था पार्ट 1, पार्ट 2 आज आ गया दूसरा। पार्ट 1 हमने कल डाल दिया था। जिन्होंने भी अभी पार्ट 1 नहीं देखा है वो एकदम बेसिक और इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर देखें। पार्ट 2 आज हम ये रहा पार्ट 2, और पार्ट 3 अपकमिंग, पार्ट 3 जल्द देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जल्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आप इसे पढ़कर ज़रूर जाए। आप कहीं भी रहे, एग्ज़ाम देने निकल गए हो, बस में रहे, ट्रेन में रहे, कहीं भी रहे, आप इसे निकालिए और इसे देखते चले जाइए, बिना किसी लफड़ा के या बिना किसी वीडियो को लंबा किए। जल्द शॉर्ट में इसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, आप लोग इसे ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
लाइक कर दें और इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि ये सभी तक पहुँचे दोस्तों। क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है एग्ज़ाम को लेकर। कोई ना कोई एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का आने से पहले पेपर लीक वगैरह हो ही जाता है। दोस्तों आप अपने से मजबूत रहिए, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।